indexes and ranking. पहले ये बताओ, why do we need indexes? बताओ, इंडेक्सेस और रैंकिंग क्यों करनी है? जल्दी बताओ। कहीं पे भी रैंकिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? ताकि बेटर काम किया जा सके, है ना? और तुमको ये मालूम चले कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, और उससे बेटर करके आगे जाओ, है ना? और ये भी पता चलता है कि आगे हमसे कोई बेटर है तो क्यों बेटर है ना? तो पहली चीज़ तो हमें ये इंपॉर्टेंट हो गई कि रैंकिंग निकालते क्यों है, तो ये चीज़ समझ में आ गई कि क्यों रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक। दूसरा, जो रैंकिंग निकालेगा उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मैं किसकी रैंक मान लूँ? अगर मान लो कोई कहता है रूल ऑफ लॉ, कि किस देश में रूल ऑफ लॉ बेटर है, तो कोई ऐसी, मैं बोल दूं कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ रैंक 1 है, तो मान जाओगे कि दुनिया में रूल ऑफ लॉ में इंडिया सबसे बेटर है, यूएस सबसे बेटर है, ऐसे मान जाओगे? कोई क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ये बताएगी। उसके बाद हम किस कंट्री में रहते हैं? इंडिया में। तो हमें उस पर्टिकुलर चीज़ में इंडिया की रैंक जानना ज़रूरी है ना? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल इस पे आ जाता है। अब हम करेंगे क्या? हम लगभग जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच के सारे इंडेक्सेस एक बार समझ लेंगे, एक जगह कंपाइल कर लेंगे और रिवाइज कर लेंगे। समझ में आया? इंडेक्सेस समझ में आई? क्यों इंडेक्स चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ तो हमें रैंक जानना ज़रूरी है, फिर उसके बाद उसको निकाल कौन रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानना ज़रूरी है, और इंडिया के लिए अगर उसमें कुछ ज़रूरी है तो वो ज़रूरी है। और चौथा, एक कुछ कुछ में ज़रूरी होता है पैरामीटर या इंडिकेटर्स। नाप रहे हो तो किस बेसिस पे नाप रहे हो? मतलब समझो, अगर यहाँ पे बॉय 1 है, बॉय 1 और बॉय 2, इन दोनों के बीच में रैंकिंग करनी है, तो मैं कैसे बोल दूं कि बॉय 1 इज बेटर देन बॉय 2? कैसे बोल दूंगा? कोई पैरामीटर होगा कि भाई हो सकता है ही इज मोर नॉलेजेबल, ही इज मोर स्ट्रॉन्गर, है ना? तो कुछ पैरामीटर्स होंगे ना कि इस चीज पे नाप रहा हूं। समझ में आ रहा है? पक्का? पक्का? तो पहला लिखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये कल भी कराया है, बट अभी हम एक लिस्ट बना लेंगे अपने पास। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसको रिलीज कौन करेगा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? मैंने कल बताया था, आयरिश। आयरिश मतलब आयरलैंड। इंडिया की रैंक क्या है? 100 बताया तो था, आउट ऑफ 127। 127 पे कौन था? सोमालिया। समझ में आया? अब ये देखो, 0 to 100 के बीच में नापा जाता है। 0 मतलब जीरो हंगर, मतलब वहां पे भुखमरी बिल्कुल भी नहीं है। 100 मतलब हंगर, जो हम मानते हैं उससे ऑपोजिट है ये। इसमें जितना कम स्कोर होगा उतना तुम्हारी बेटर क्या होगी? उतनी बेटर क्या होगी? रैंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट लिखो, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स समझते हो? हाँ, कि आसपास की एयर क्वालिटी कैसी है, क्योंकि तुम्हारे आसपास में हवा में क्या है? एटमॉस्फेयर। बट एटमॉस्फेयर अपने एक रेशियो में चलेगा कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, सबके पास अपना अपना कॉम्पोजिशन है। ये जब कॉम्पोजिशन बिगड़ेगा तो वहां पे एयर कैसी होगी? पल्यूट। एयर कैसी होगी? पल्यूट। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लो, एग्जाम में शायद ही पूछे बट तुम्हें आना चाहिए, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होती है? देखो, जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो एक साल में कितनी क्रॉप्स लगाते हैं? लगभग 2-3, है ना? 3 या कुछ लोग 2, इतनी तो मिनिमम सब लगाते हैं, राबी खरीफ। मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ये तो सबको पता है। तो अब मान लो मैं एक फार्मर हूं, ठीक?
और मैंने राइस किया या वीट की, ठीक। अब नवंबर का सीजन आ गया, अब मुझे नई फसल लगानी है, तो पुरानी फसल को मुझे यहाँ जलाना पड़ेगा, उसके नीचे जो रूट्स बचे होंगे, जिसको तुम हिंदी में परली बोलते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टबल। जो रेसिड्यू बच जाता है, समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने एक क्रॉप उगाई, कटाई करी, फसल बेच के आया, मैं फसल बेच के आया, अब मेरे यहाँ पे फसल में कुछ स्टबल बच जाएगी ना, बोलो, यहाँ फसल कुछ बच जाएगी। अब गवर्नमेंट इसके लिए हैप्पी सीडर मशीन जैसी चीजें चलाती है, पर तुम खुद बताओ क्या सारे फार्मर्स के पास ये सब चीज एक्सेसिबल है। अब उसको तो नई फसल उगानी है, तो वो क्या करेगा, आग लगा देगा, है ना। लेबर लगाना महंगा पड़ता है, आग लगा देगा। अब जब वो आग लगाएगा, तो ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं, ये जो यहाँ प्लांट्स थे ये कैसे थे, लिविंग, है ना। तो अब ये चीज जब बर्न होगी, तो यहां से CHO NPS निकलेगा। सी मतलब, तो पोल्यूशन बढ़ेगी। इसीलिए देखो पंजाब में इस सीजन में जब स्टबल बर्निंग होती है तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाती है। इसलिए तुम देखो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनको नवंबर में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। खाली स्टबल से नहीं हो रहा है, व्हीकल का भी पोल्यूशन है, गाड़ियों से भी तो पोल्यूशन हो रहा है। अरे गाड़ी में पेट्रोल डीजल जल रहा है, पेट्रोल डीजल भी तो कभी लिविंग था, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। गाड़ी का पेट्रोल, पेट्रोल गाड़ी और ये डीजल पोल्यूशन तो सारे समझते हो। स्टबल बर्निंग, पैसे जा सकते हैं उसमें, मान लो स्टबल बर्निंग लिखा हो तो तुम समझ जाना एनवायरमेंट रिलेटेड आंसर ढूंढने। किसको, सोइंग, सोइंग, समझ में आया, पक्का स्टबल बर्निंग समझ में आई। हम पढ़ क्या रहे थे, एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, इसको निकालता कौन है, IQ एयर, रिलीज बाय IQ एयर। ये कहाँ का है, स्विट्जरलैंड, ये याद नहीं करना। IQ एयर, इसमें देखो वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, दिल्ली, और वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है लाहौर। समझ में आया। मैंने अभी तक 2 इंडेक्स पढ़ाए हैं। पहला पढ़ाया तुमको हेल्थ इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पहले तुमको समझाया इंडेक्स क्या है, फिर उसके बाद क्या बताया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इंडिया का रैंक 100 आउट ऑफ 127, 127 पे सोमालिया। उसके बाद दूसरी इंडेक्स बताई एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय IQ एयर। इंडिया का रैंक क्या, दिल्ली इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, रैंक 1 पे कौन है, लाहौर। इसके बाद लिखो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक, रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। रूल ऑफ लॉ क्या होता है, देखो यार पता है कभी कभी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, और कभी खुद से जाके थोड़ा सा मिरर में देख के सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं रूल ऑफ लॉ कब से बता रहा हूँ, और तो मुझे रूल ऑफ लॉ बता रहे हो जो बैंकिंग के रूल्स होते हैं। अब वो जो भी है, किसी एक कंट्री में या तो किसी इंसान का रूल होगा, है ना, डिक्टेटरशिप। किसी एक कंट्री में या तो कुछ लोगों का रूल होगा, ओलिगार्की, जहाँ पावर इज इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, रशिया ऐसा मानते हैं। इसके बाद कुछ ऐसी कंट्रीज होंगी जो किसी एक बुक से चलती होंगी या कुछ लॉज से चलती होंगी, उन लॉज से ऊपर कोई नहीं, है ना। तो कौन सी कंट्री कितना लॉ एफिशिएंट है, मतलब वहां पे कानून का शासन कितना ज्यादा है, उसकी रैंकिंग है ये, समझे। रूल कानून का हर जगह है, बट कई जगह कानून तोड़े भी तो जाते हैं, है ना। कौन सी कंट्री लॉज को लेके कितना स्ट्रिक्ट है, और वहां पे किसका रूल है, लॉ, कि अगर लॉ में लिखा है तो वही होगा। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं मानी जाएगी, लॉ की बात मानी जाएगी। अगर मोटर तुम्हारा ट्रैफिक पुलिस चालान भी काटेगा और तुम उससे पूछोगे मेरा चालान क्यों काटा, तो वो तुमको रीजन देगा कि मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा था हेलमेट नहीं पहनोगे तो चालान काट लूंगा। समझ में आ रहा है। बट सारी चीजें क्या ग्राउंड पे इतना स्ट्रिक्टली फॉलो होती हैं, क्या सबको इतनी नॉलेज है, तो वहीं पे मिसयूज है। जिस कंट्री में लॉ का जितना कम मिसयूज होगा रूल करने में, वो कंट्री इसमें उतनी ऊपर आ जाएगी। रैंक 1 पे लिखो डेनमार्क, और मुझे इसके लिए थोड़ा सा माफ करो, यहाँ लिख लो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट।
वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, रिलीज बाय वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट। रैंक 1 किसका है? डेनमार्क। इंडिया का रैंक है 79। रूल ऑफ लॉ समझ में आया? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स समझ में आया? इंडिया का रैंक क्या है? 79। रैंक 1 पे कौन है? डेनमार्क। इसके बाद अगला लिखो, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024। नेचर कंजर्वेशन समझते हो? नेचर कंजर्वेशन समझते हैं? ज्यादा पेड़ लगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करो, सोलर रूफटॉप यूज करो, वाटर कंजर्वेशन करो। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे क्या कंजर्व हो रहा हो? मदर नेचर। वो सारी एक्टिविटीज किस में आ जाएंगी? कंजर्वेशन ऑफ नेचर में। अब इसमें भी हम कंट्रीज की रैंकिंग निकालते हैं कि कौन सी कंट्री नेचर को कितना कंजर्व कर रही है। अगर मान लो पीएम मोदी कोई ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसमें सोलर रूफटॉप को हम सब्सिडाइज करते हैं, तो हमारी रैंकिंग बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। वाटर कंजर्वेशन अगर ज्यादा करोगे तो बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। अगर रिलायंस बोलेगा कि 2035 तक नेट जीरो कर दूंगा, तो रैंक बढ़ेगी कि घटेगी? रिलायंस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो हमारी रैंकिंग बढ़ेगी। अब इसमें लिखो इंडिया की रैंक है 176, तब भी बताऊंगा। ये पूछ भी सकता है क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है, और कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। अभी डिपेंड करेगा एग्जामिनर कैसा है। अगर प्रो गवर्नमेंट एग्जामिनर होगा तो ऐसी चीजें पूछेगा जिसमें गवर्नमेंट का रैंक अच्छा हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि 180 देशों में 176 पे हो नेचर कंजर्वेशन में। लिखो, रिलीज बाय गोल्डमैन स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। गोल्डमैन मैन स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इसमें रैंक 1 पे है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग सुना है? यूरोप में कंट्री है लग्जमबर्ग। चलें आगे, जल्दी बोलो। इसके बाद लिखो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2024। बहुत मेहनत नहीं लगेगी, अभी सुनो, इसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, फिर तो तुम्हारे पास एमसीक्यू में क्वेश्चन के सामने आंसर लिखा होगा। बस 2 बार देख के जाना, मैं एक जगह कंपाइल करा दे रहा हूँ, ठीक। इसके बाद लिखो इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड समझते हो क्या होगा? बोलो। मुझे इकोनॉमिकली कितना फ्रीडम है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, कितने कम लाइसेंसिंग चाहिए। मान लो अभी मुझे कोई प्लांट लगाना है किसी गांव में, तो पहले तो मैं क्या करूंगा? इनका रिहैबिलिटेशन कराऊंगा, इनकी ज़मीन लूंगा ना लोगों की, उनको कंपनसेशन दिलाया जाएगा। फिर इंडिया में एक चीज़ होती है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ऑफिसर्स आते हैं, देखते हैं कि तुम जो फैक्ट्री लगाओगे उससे इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। ऐसे ही जब तुम कोई फैक्ट्री लगाते हो, इसके साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें वो जो गाँव के लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे वोटिंग कराई जाती है। सब रिग्ड होता है, लेकिन कागज़ों पर तो होता है ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? रूल कराता है, लॉ कराता है। अब वो इतना इतना लोग ही मैनिपुलेटेड होते हैं, उनको इतना समझ ही नहीं आता है। अभी तुम गांव में पूछोगे तुम्हारा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ होगा और उसे पता भी नहीं होगा। ग्राम पंचायत बुला ली जाती है, उनसे पूछा जाता है प्लांट लगेगा, आपके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, वो कहते हैं हाँ हाँ करना है। तो ऐसे ही सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है। मतलब एक फैक्ट्री लगाने में तुम्हें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज के थ्रू गुजरना पड़ेगा। किसी से लाइसेंस लेना है, किसी से कुछ कहना, इसको नॉर्मल अच्छे वर्ड्स में बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और रेड टेपिज्म, और हिंदी में इसको बोलते हो लाल फीता शाही। समझे? मतलब लाल फीता शाही शाही नहीं समझे? जो अधिकारी होते हैं, फाइल्स कैसी होती हैं? रेड कलर की। फाइल मूव करने में धीरे कर देगा, साइन नहीं करेगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। ब्यूरोक्रेट मतलब नौकरशाह, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मतलब वो दिक्कतें जो कौन डाल रहा है?
नौकरशाह, नहीं समझ में आ रहा है। आरटीओ में लाइसेंस बनवाने गए हो, तुरंत बन गया था। मैरिज रजिस्ट्रेशन 60 रुपए में होता है अकॉर्डिंग टू लॉ। कोर्ट में कराने जाओ 10-12 हज़ार रुपए से नीचे नहीं होगा। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ही सिस्टम है। वो वेबसाइट से रजिस्टर करने का कोशिश करोगे 60 रुपए में होगा, पर इससे कर नहीं पाओगे। ड्राइविंग लाइसेंस भी लीगली फीस 100 या 200 रुपए की होती है, पर 100-200 रुपए में आज तक किसी का लाइसेंस बना है? बस वही। अब किस कंट्री में इकोनॉमिक फ्रीडम कितना ज़्यादा है, या मान लो कि एक पर्टिकुलर कोई कास्ट है, उसको एक पर्टिकुलर काम नहीं करने दे रहे, तो ये भी तो उसका इकोनॉमिक फ्रीडम छीन रहे हो। व्यापार करने की चीज़ों में जितनी प्रॉब्लम आएगी वो ये इंडेक्स बताता है। अब ये इंडेक्स कैसे लोगों के काम आता होगा बताओ? बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। अब जॉन बैठा है यूएस में, जॉन को पता है यूएस में तो 2-3% की ग्रोथ होगी। मैं अपना पैसा ऐसी जगह लेके जाना चाहता हूँ जहाँ 10-12% की ग्रोथ हो कम से कम, जैसे इंडिया। तो जॉन तो देखेगा ना कि किस कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाए। अब इसमें यह भी आ जाएगा कि मान लो इस समय बांग्लादेश है, वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पता चला फैक्ट्री लगाई तुमने, आग लगा दी। इकोनॉमिक फ्रीडम किस कंट्री में कितना ज़्यादा है? रैंक 1 पे इसमें आता है हांगकांग। कल हांगकांग बताया था, 1 कंट्री 2 सिस्टम। चाइना, बताया था ना। रैंक 1 पे कौन आता है? हांगकांग। और इंडिया की रैंक है 84, रिलीज्ड बाय फ्रेजर इंस्टीट्यूट। समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो यार, ये तो मैं तुमको बताता रहता हूँ। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, असेसमेंट मतलब टेस्ट लेना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ नदी कितनी खराब होगी, तुम फैक्ट्री लगाओगे तो वहाँ का सॉइल कितना खराब होगा, सॉइल मतलब मृदा, वहाँ का सॉइल कितना खराब होगा। फिर उसके बाद तुम हवा से कौन सी गैसेज डिस्चार्ज करोगे। तो जब कोई फैक्ट्री लगती है तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना ही पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इतना पावरफुल क्यों होता है? आज तक तुमको तुमको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कोई काम पड़ा है? पड़ा है? गांव में पड़ा होगा। ये फैक्ट्री वैक्ट्री लगती है सब कौन कराता है? ये कौन करा रहा है? SI कौन करा रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अभी अंबानी साहब को मान लो उन्नाव में कोई बड़ा सा प्लांट लगाना होगा तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराएंगे। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराया जाता है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये सब सिर्फ कागजी बातें हैं। अब इसमें देखो वो भी होता है, इसकी पॉलिटिक्स 2 मिनट दो बस, ये चीज़ और समझो। जैसे किसी फैक्ट्री को लगाना है, ठीक, तो फैक्ट्री लगाने से पहले क्या करेंगे? इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेंगे, और उसके लिए क्या कराओगे? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि इन्वायरमेंट पे इस फैक्ट्री का क्या असर पड़ रहा है। ठीक, अब वो अंदर कुछ टेक्निकलिटीज है वो तुमको नहीं जाननी, तुमको जानना तो ये भी नहीं है, 60-70% वोट कराना होता है। इसके बाद एक होता है सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि समाज पे क्या फर्क पड़ रहा है इस फैक्ट्री का। समाज मतलब वहाँ के लोग, और वहाँ के लोगों को कौन कौन होता है? ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा से ये बात पूछ ली जाती है। समझ में आ रहा है? अब कहने को ये इन लोगों से पूछा जा रहा है ना, लेकिन कराना है तो करा देंगे। और दूसरा ऐसा भी होता है कि दूसरी कंट्रीज इसका फायदा लेती हैं। अब मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगना है उत्तराखंड में, चाइना नहीं चाहता लगे, तो व्हाट विल चाइना डू? इसमें से बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होगा, ऑब्वियसली वहाँ छोटी सी फैक्ट्री में चाइना ये नहीं करेगा। तो चाइना क्या करेगा? इसमें से 2-3 लीडर्स निकालेगा, उनको ब्राइब करेगा, और उनको बोलेगा प्रोटेस्ट बहुत बड़ा करो, फैक्ट्री लगनी नहीं चाहिए। तो कई बार इसको ऐसे भी दिखाते हैं कि वहाँ प्लांट लगना चाह रहा था लेकिन फॉरेन पावर्स की वजह से नहीं लग पाया, और फॉरेन से फंडिंग भी आती है। ऐसा नहीं है ये होता नहीं है। तुमने देखा होगा बहुत लोग सुनते बहुत फॉरेन फंडिंग्स आती हैं। अब इसकी फंडिंग क्यों नहीं आ सकती? अगर मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है उत्तराखंड में जिसमें नेपाल की हेल्प हो रही हो, तुम, अब नेपाल से रिलेशंस तो दोनों को अच्छे रखने हैं, इंडिया और चाइना दोनों को। अब मान लो तुमने यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश की जिससे तुम नेपाल की हेल्प करना चाह रहे थे, तो चाइना तो ये चाहेगा तुम नेपाल की हेल्प ना कर पाओ। तो चाइना क्या करेगा? यहाँ के जो गाँव के लोग हैं इनमें से 2-3 लीडर्स निकालेगा, और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होने ही नहीं देगा। ये भी होता है। बहुत लॉबिंग होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, पर इतना भी तुम ना जानो, अभी तो तुम सिर्फ यही जानो। आगे लिखो, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन क्या होता है? इन्वेंशन। इनोवेशन इज द की टू, इनोवेशन इज द की टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किस पे रन करती है?
इनोवेशन पे। अगर आईफोन 16 में कोई नया फीचर नहीं आएगा तो लोग आईफोन 16 क्यों खरीदेंगे? मान के चलो फोन इंडस्ट्री, अब फोन इंडस्ट्री में कोई नया इनोवेशन नहीं दोगे तो फोन की इंडस्ट्री बैठ नहीं जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पहले बक्से बनते थे, अब ट्रॉली बैग चलता है। किसी ने इन्वेंशन किया ना कि ट्रॉली बैग में पहिए लगा दो। इन्वेंशन इज द की टू इंडस्ट्री। पहले फाउंटेन पेन चलते थे, फिर किसी ने दिमाग लगाया रिफिल वाला पेन बना दो, तो पेन की इंडस्ट्री और रन की। समझ में आ रहा है? पहले सैंड क्लॉक चलती थी, फिर किसी ने दिमाग लगाया रिस्ट वॉच बना दो। अब गाड़ियां एक से एक चल रही हैं, अब कोई दिमाग लगा रहा है ड्राइवरलेस कार बना दो। तो इनोवेशन ही तो है। अब किस कंट्री में इनोवेशन की कितनी इज्जत है, इनोवेशन कितना प्रोटेक्टेड है, उस हिसाब से हम कंट्रीज को रैंकिंग देते हैं। मतलब मान लो यहाँ पे तुमने आयरन मैन बनाया, आयरन मैन बनाई, और उधर उसकी पायरेटेड आ गई, पायरेटेड सीडी, और यहाँ पे आके अमन ने देख ली, तो उसने इनोवेशन किल किया ना। ये जो वीएफएक्स किए थे, मूवीज में इतना पैसा लगाया था, मतलब इंडिया में इनोवेशन की कदर उतनी ज्यादा अभी तो नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? पक्का? अब इस पे हम रैंकिंग देते हैं कंट्रीज को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, लिखो इंडिया इज रैंक 39th। अब तो बहुत अच्छी रैंक हो गई है आफ्टर मोदी जी, ये तो सच बात है, क्योंकि मोदी जी इज प्रो बिजनेस। 2014 के बाद से इनोवेशन इस चीज़ में तो इंडिया अच्छा कर रहा है बहुत ज़्यादा। अब रैंक 1 पे है सिंगापुर। रैंक 1 पे कौन है? सिंगापुर। इंडिया का रैंक क्या है? 39th। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है? वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? वाइपो। अब इसके बाद लिखो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, हम्म, ये इंडिया के स्टेट्स के ही रैंकिंग कराते हैं। ठीक। अब इसको रिलीज कौन करेगा? फूड सेफ्टी सब समझते हो, कितना फूड सेफ सिक्योर है ना? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? मैंने स्पेसिफिकली बताया, मुझे ध्यान नहीं है मैंने कौन से लेक्चर में बताया, और तुमको खुद पता है मैं बोल रहा हूँ। ये बात मैंने बहुत ध्यान से बताई थी कि इसमें फूड मार्क करके आओगे, हेल्थ में आता है। कह दो नहीं बताया? 100% बताया था। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। रैंक 1 पे कौन है? केरला। रैंक 1 पे कौन है? केरला। रैंक 2 पे तमिलनाडु। अब लोएस्ट यार देखना पड़ेगा, 1 मिनट। पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी। लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। वो पूछेगा नहीं, लोएस्ट वोएस्ट नहीं पूछता है। आगे लिखो। इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना। एक स्टेटमेंट लिख लो, इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट मार्केट फॉर 5G स्मार्टफोन्स। इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना, इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ 5G स्मार्टफोन्स। मतलब 5G फोन्स सबसे ज्यादा मार्केट कहाँ पे है? रैंक 2 पे कौन है? चाइना। बस एक स्टेटमेंट बना के एक बॉक्स में लिख लो। आगे लिखो NIRF रैंकिंग, ये यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकालता है। NIRF रैंकिंग 2020। NIRF रैंकिंग में लिखो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी रैंकिंग निकालता है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन निकालती है।
विच इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रैंक 1 देखो किसका है, रैंक 1 पे लिखो आईआईटी मद्रास। इंजीनियरिंग में रैंक 1 किसका है, आईआईटी मद्रास। रिसर्च में लिखो, रिसर्च में रैंक 1 है आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड काउंसिल कुछ है, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। फिर मैनेजमेंट में लिखो आईएम अहमदाबाद। आईएम अहमदाबाद किस में आएगा, मैनेजमेंट में। और मेडिकल में लिखो एम्स न्यू दिल्ली। जामिया कहाँ रैंक 1 पे आ जाएगा, जामिया से अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूट तो केजीएमसी है। तुमने उर्दू वाला अखबार पढ़ लिया है। हाँ तो उर्दू ऐप होगी कोई। बस यही तो बता के तुमने इंस्टॉल किया है। आगे आगे लिखो एम्स दिल्ली, यार एम्स बहुत ऊपर है उससे। जामिया से अच्छा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, सिविक सेंटर दिल्ली, साउथ दिल्ली, इनकम टैक्स की ऑफिस के जस्ट पीछे है। अब यार ये मैं क्यों देखूंगा। ये तो नेशनल लेवल का है ना, लेकिन एम्स न्यू दिल्ली है। सेकंड थर्ड पे वो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके बाद लिखो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। हाँ लेकिन ये नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है भाई। हाँ ये लखनऊ इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आता होता तब ये सब नाम होते, तब वैल्यू नंबर 1 पे होता लॉ में। ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, बाहर से लोग इलाज इलाज कराने आते हैं, बहुत लोग आते हैं इंडिया में बाहर से इलाज कराने। इंडिया के डॉक्टर्स यूएस में पॉपुलर है। सर्विस सेक्टर में कुछ भी होगा, इंडिया हमेशा आगे होता है। लॉयर्स में बहुत आगे है, डॉक्टर्स में आगे है, टीचर्स में आगे है, चार्टेड अकाउंटेंट्स में आगे है। जहाँ पे भी सर्विस सेक्टर है वहाँ इंडिया बहुत आगे है। इंडिया के पास गुड्स में कुछ है ही नहीं। तुम इंडिया का कोई प्रोडक्ट बताओ जो ग्लोबल है, कोई ब्रांड बताओ, कोई ऐसा ब्रांड जो पूरी दुनिया यूज़ करता है और इंडियन ब्रांड हो, कोई है, कहाँ है। हम मुझे तो नहीं ध्यान आता कि पूरी दुनिया में क्रेज़ है। चिप्स भी तो तुम यहाँ का खाते हो, पेप्सिको। पेप्सिको कहाँ का, यूएस का। लेस किसका है, पेप्सिको का, यूएस का है। ज्यूज तुम्हारे दिक्कत है, देखो बुरा मत मानना, तुम्हारे साथ दिक्कत है, तुमको लगता है ज्यू और इजराइल सेम है। मार्क जुकरबर्ग ज्यू है बट रहता तो यूएस में। ऑब्वियसली उसकी सिंपथी है इजराइल के साथ, सिटीजन तो वो यूएस का है ना। यूएस और इजराइल सिनोनिमस हैं। मैं तुमको इजराइल वाला बताया भी था, यूएस ने, यूएस का ही है इजराइल। नेस्ले किसका है, एक ज्यू का है ब्रांड। तुमने एक रील भी देखी होगी, उसमें एक मौलाना साहब आते हैं कि मैं मैगी नहीं खाऊंगा, तो मैगी जा देखा है, वो सुपर मार्केट जाते हैं, फिर मैगी नहीं लेते, उनका मैगी खाने का मन होता है, फिर yippee नूडल लाते हैं। yippee नूडल में भी वो देखते हैं रेड वाला है कि ग्रीन वाला है। रेड वाला ग्रीन वाला क्यों देखते हैं, बिकॉज ऑफ हलाल मीट, है ना। हलाल मीट इज अलाउड, और बाकी वाले जो नॉर्मल मीट होता है वो हराम है, तो वो नहीं खा सकते। तो फिर वो ग्रीन वाले yippee लाते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर वो खाते हैं, क्योंकि yippee इंडियन है। जो रेड होता है नूडल्स, उसमें क्या यूज़ हो रहा होता है, उसमें कुछ E635 नाम का केमिकल यूज़ होता है, जिससे शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं इस डिजिट पे कंफ्यूज हूँ, पर इसी टाइप का कोई केमिकल होता है, उसके पीछे पड़ना। अब उसमें मोस्टली क्या होता है, वो ग्रीस का काम करता है। हाँ वो यूजुअली पिग पिग के उससे बना होगा या बफलो के उससे बना होगा, तो इस वजह से नहीं खाते। इसीलिए जब वो मौलाना साहब जाते हैं रील में, तो जब हिप्पी खरीद, पहले उन्हें नूडल खाने का मन होता है। नूडल खाने का मन होता है तो देखते हैं मैगी और yippee। मैगी इसलिए कैंसिल कर देते हैं क्योंकि नेस्ले की है, और नेस्ले इज अ, नेस्ले का ओनर जियो है, तो ये खेल खत्म। फिर जाते हैं yippee पे। फिर yippee में भी दो होती हैं, एक होती है यहाँ ग्रीन साइन वाली और एक होती है रेड साइन वाली। रेड साइन वाली इसलिए नहीं खाते क्योंकि रेड साइन वाले में भी मीट यूज़ हुआ है पॉलिशिंग में, और इस्लाम में वो मीट खाना हराम है। हराम मतलब इलीगल, नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड। तो फिर वो ग्रीन वाली yippee बनाते हैं और खाते हैं। ऐसी रील्स देखा करो तो तुमको इसमें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। चलो खैर, अब वो तुम जानो। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब चीज़ों में मत पड़ो भाई, बी अ इंडिपेंडेंट उमाम। रिलीजन मतलब तुम्हारे पास एक रूम में होना चाहिए और हार्ट में होना चाहिए।
उसके बाद कोई वो नहीं है, मतलब डोंट माइंड, कोई ना रिलीजन ना कोई कास्ट, उमाम रहो अपने एक बंद कमरे में, जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करो। लिखो आगे, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल तुम यहाँ नेस्ले बॉयकॉट कर रहे हो बिकॉज ऑफ ज्यूज, ठीक, लेकिन अभी वहाँ पे याद करो, आज जाके अब्राहम अकॉर्ड पढ़ना, मैंने बताया भी हुआ है। यूएई वहाँ फ्रेंडशिप कर रहा है इसराइल से, और तुम यहाँ नेस्ले खा के एक 12 रुपए का मैगी बचा ले रहे हो। छोड़ो यार, लिखो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, पढ़ा है मैंने, बताओ तो। हम्म। हम्म। फिर बट तब लैंड की तो कीमत ही नहीं होती थी, लैंड की तो कीमत ही नहीं होती थी। और दुबई वाले रीजन में खेती भी नहीं हो सकती है, रेगिस्तान है। ठीक है, मैं उनसे डिस्कस करूंगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट समझते हो कि कौन सा कंट्री अपने टूरिज्म और ट्रैवल को कितना अच्छा बना रहा है, वीज़ा फ्री ट्रैवल दे दे, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल दे दे रहे हो, समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें। इसमें इंडिया का रैंक लिखो 39, इंडिया का रैंक है 39, रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रैंक 1 पे कौन है? ऑब्वियसली जो टकले को कंगी बेच दे, अमेरिका। स्ट्रिक्ट है लेकिन टूरिज्म पे बहुत फोकस करता है, डिज्नीलैंड, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस। काम ही है ये, और इनका काम क्या है ये सब? हम्म? मिलती है, लॉयर बनो, ट्रेड लॉ पढ़ो। अब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा उस तरीके का। अब तुम पढ़ रहे हो आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, उसका अमेरिका में क्या काम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ो, ट्रेड लॉ पढ़ो, ऐसी चीज़ें पढ़ो जो ग्लोबली यूज होती हैं। मेरे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे यहाँ फाओ में काम, एक आरुषि मारवा नाम की हमारी सीनियर है, फाओ में काम करती है। यूनिसेफ में कुछ लोग काम करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है कुलदीप लखवाल, वो यूनेस्को में काम करता है। सब यहाँ नहीं रहते, सब बाहर रहते हैं। ट्रेड लॉ, अरे मेहनत करने का है, तुम अभी मन बना लो, 2 साल काम करो इसी फील्ड में। मान लो जैसे, मान लो मन कर जाए कि डब्ल्यूटीओ में ही जाना है, तो 2 साल ट्रेड लॉ पढ़ो, ट्रेड फर्म में काम करो अपने आप। अब इतना इजी भी नहीं है, बट इतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं जैसे तुम लोग सोचते हो। 2 ढाई साल इस पे फोकस करो, तुम डब्ल्यूटीओ पहुंच जाओगे। काम करो, अब अच्छे लोग चाहिए, अब इन सब में कोई भी नहीं आ सकता है। या इसका दूसरा तरीका है, तुम यूपीएससी का एग्जाम निकाल लो, तो तुमको गवर्नमेंट भेज देगी। या दूसरा, अपनी मेरिट इतनी स्ट्रांग बना लो कि गवर्नमेंट तुमको खुद भेजे, गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को भी भेजती है, तुम सब्जेक्ट एक्सपर्ट इतने मजबूत हो। अरे इंसान ही बैठा है भाई, हर जगह इंसान ही चला रहे हैं। चलें आगे। आगे लिखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पासपोर्ट वीज़ा समझा रखा है ना? हेनले, हाँ, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसमें होता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, मतलब मुझे कितने कंट्रीज में रेडली आने को मिल जाता है, मतलब इंडिया है तो वहाँ कितनी कंट्रीज में मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँगा। अब जैसे इंडिया का अगर कोई इंसान है, दुनिया में ऐसी 58 कंट्रीज हैं जहाँ तुम्हें वीज़ा ऑन अराइवल हो जाएगा, तुम्हें वीज़ा कराने की जरूरत नहीं, तुम बस फ्लाइट कराओ, एयरपोर्ट पहुंचो, वहीं पे तुम वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, 2 4 घंटे लगते हैं उसमें, लेकिन भाई मिल जाएगा तुमको, कंट्री भगाएगा नहीं। समझे क्या कह रहा हूँ? कुछ कंट्रीज में तुमको यहाँ से ही वीज़ा लेके जाना है एम्बेसी में। समझ में आ रहा है? इंडिया का पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि इफ़ यू हैव एन इंडियन पासपोर्ट, तो 58 कंट्रीज आप ट्रैवल कर जाओ, वहाँ पे आपको वीज़ा मिल जाएगी। अब जिनसे हमारे अच्छे रिलेशन होंगे, समझ में आ रहा है? जापान का सबसे, अभी तो सिंगापुर का है, सेकंड पे जापान का। तुम लिखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ऑब्वियसली कौन निकालेगा? ये लोग निकालेंगे हेनले। रैंक 1 पे है सिंगापुर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है सिंगापुर के सिटीजन का।
इंडिया का रैंक लिखो 82। इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रैंक बहुत नीचे है। समझ में आया? अभी इसके बाद एसडीजी समझेंगे क्या होता है। एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स आता है। एसडीजी में बताऊंगा, इसलिए कंफ्यूज वो परेशान मत होना, बस लिख लो। एसडीजी है जो 17 एसडीजीज हैं, सोशल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमें अचीव करने हैं बाय 2030, हर कंट्री को करने हैं। कहाँ कर पाएंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, वो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। अब इंडिया अकेले कैसे करेगा? स्टेट्स, इंडिया कैसे बनाए अलग अलग स्टेट्स को मिला के? जब स्टेट्स अच्छा करेंगे तो कौन अच्छा करेगा? इंडिया। तो नीति आयोग एक इंडिया की रिपोर्ट निकालती है, लिखो एसडीजी इंडिया इंडेक्स। ये कौन सा एडिशन था? 4th। निकालता कौन है? नीति आयोग। किसकी रैंकिंग करेगा? स्टेट्स की। किस चीज में रैंकिंग करेगा? किस चीज में रैंकिंग करेगा? एसडीजी गोल्स वो कितने अचीव कर पा रहे हैं। रैंक 1 पे लिखो केरला, केरला एंड उत्तराखंड। इसके बाद लिखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। समझाने की जरूरत नहीं है किस कंट्री की प्रेस कितनी फ्री है। फ्री है, फ्री है मतलब पावरफुल है। निकालता है इसको फ्रांस का एक एनजीओ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसमें रैंक 1 लिखो नॉर्वे। इंडिया का रैंक 159 आउट ऑफ, पिछली बार रैंक था 161, इस बार रैंक कितना है? 159। मैं ये कह रहा हूं मोदी जी के चुनाव हारने के बाद भी एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर आया है ना कुछ। अरे ऑपोजिशन थोड़ा तो मजबूत हुआ है, उसके बाद भी मीडिया कुछ ज्यादा खास नहीं अंतर आया है। पिछले साल रैंक 161 थी, अभी 159 है। एक आध रिपोर्टर न्यूज चैनल इधर उधर चले गए होंगे। बिल्कुल बुरी है, तुमको नहीं समझ में आता है। मैं तुमको जो पढ़ाता हूँ ये तुमको न्यूज़ में समझाना चाहिए। यही तो न्यूज़ है, मैं तुमको कुछ अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। रवीश कुमार का तो यूट्यूब चैनल है अब। इसके बाद लिखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। यूएन एस डी एस एन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। कौन सा कंट्री क्या कितना हैप्पी है? रैंक 1 पे लिखो फिनलैंड। नोकिया कहाँ की कंपनी थी? फिनलैंड की। इंडिया का रैंक 126, और लास्ट रैंक पे कौन होगा? अफगानिस्तान। खालिस्तानी? अच्छा, खालिस का मतलब क्या था? खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस्तान का मतलब क्या है? खालिस का मतलब उर्दू में क्या होता है? खाला, खाला, खालिस। खालिस मसाले, खालिस मसाले होते हैं, खालिस मसाले सुना है? खालिस मतलब होता है प्योर, तो खालिस मसाले मतलब प्योर मसाले। आला। अब ये तो तुम जानते हो। भाई इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लिखो बस खालिस्तान मतलब लैंड ऑफ प्योर खालिस्तान। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांसिशन समझे? ट्रांसिशन का मतलब क्या होता है? क्लास 1 से क्लास 2 में चले गए, ट्रांसिशन हो गया।
स्कूल से कॉलेज में चले गए, ट्रांसिशन हो गया, है ना। एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में चले गए तो ट्रांसिशन हो गया। लाल कपड़े से पीला पहन लिया तो ट्रांसिशन हो गया। ट्रांसिशन का मतलब चेंज। अब दुनिया चेंज मांग रही है, किस सेंस में? एनर्जी के सेंस में। कैसे? अभी हम क्या यूज करते हैं? कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सबसे क्या निकलता है? CHONPS, सी फॉर, इससे क्या बढ़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चीज को कम करना है तो कार्बन को कम करना है, CHONPS को कम करना है तो कोल, पेट्रोल, डीजल के यूज को कम करना है। कम करना है तो किधर शिफ्ट होना है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर रूफ टॉप, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। बिकॉज ये सारी एनर्जी कैसी है? क्लीन एनर्जी। ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये कैसी एनर्जी है? क्लीन। तो कौन सी कंट्री कितनी जल्दी इन सबसे इस पे शिफ्ट कर रही है, वो रैंकिंग है ये। जो कंट्री इस चीज से इस पे जल्दी स्विच करेगी वो इसमें रैंक ऊपर ले लेगी। समझे भाई? इंडिया को नेट जीरो करना है कब? 2070, चाइना को 2060, यूएस को 2050। ये तो मेजर कंट्री है इसलिए तुमको ये पढ़ाता हूं। अब नेट जीरो तो न्यूजीलैंड भी कर रहा है, नेट जीरो तो फ्रांस भी कर रहा है। अब मैं सबके थोड़ी याद करूंगा। समझे? तो इससे पता चलेगा कौन जल्दी ट्रांसिशन कर रहा है। एक अमीर आदमी है, अमीर आदमी पेट्रोल फूक रहा था आज, वो बड़ा एनवायरमेंट कंसर्न हो गया, अगले दिन जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आया। उसका एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स इज फास्टर देन अ पुअर पर्सन। गरीब आदमी को एनर्जी समझ में भी आई, पर वो बेचारा मान लो आज स्प्लेंडर चला रहा है, तो वो क्या रातों रात ईवी ले लेगा? नहीं। करना वो भी चाह रहा है, पर हो सकता है उसको 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, तो उसका ट्रांसिशन इज स्लो। रईस आदमी का ट्रांसिशन इज फास्टर। यही रैंकिंग हम कंट्रीज को दे रहे हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। समझ में आया? रैंक लिखो इंडिया का 63, रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का रैंक 63। रैंक 1 पे लिखो एस फॉर स्वीडन। यूएसए बड़ा बहुत है, और यूएसए तो अब ट्रंप आ गया है भाई। ट्रंप पेरिस वेरिस सब निकल लिया था। ट्रंप एकदम कोई प्रो एनवायरमेंट नहीं, ट्रंप पुराने टाइप का आदमी है। चले आगे, जल्दी बताओ। आया हुआ है वो तो, मैंने तब तब तो मैं देखा करता था। तुम तो पुराने टाइम से देख रहे हो, मैं उस टाइम पे देखता था। ट्रंप ने अपनी तरफ से रखा था बॉबी लैशली, और मिकमैन ने रखा था उसको उमागा, और दोनों में शर्त लगी थी रेसलमेनिया में कि जो जीतेगा वो उसके टकला कर देगा। अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जीत गया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसका मिकमैन ने टकला किया था। पर वो सब स्क्रिप्टेड होता है। डोनाल्ड ट्रंप एंड मिकमैन आर वेरी गुड फ्रेंड्स, आज के नहीं पुराने फ्रेंड। उसकी बेटी है वो, शेन मिकमैन उसका बेटा है। तुम लोग बेवकूफ। सबसे ऊपर है विंस मिकमैन, जिसने WWE बनाया है, असली ओजी विंस मैकमैन। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? लेकिन इसका बेटा शेन मैकमैन, इसकी बेटी स्टेफनी मैकमैन, और स्टेफनी मैकमैन इज मैरिड टू ट्रिपल एच। ये है इक्वेशन। स्टेफनी का अब्बा ये है विंस मैकमैन, नो चांस। शेन उसका भाई है। स्टेफनी का ही है, स्टेफनी जी। अच्छा देखेंगे, चलो मुझे भेजना। लिखो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ये समझाने की जरूरत है ग्लोबल जेंडर किस कंट्री में आदमी और औरत में कितना डिफरेंस किया जाता है। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रैंक 1 पे है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक है 120। नहीं, हाँ मैं कहता रहा हूँ वो ट्रेडिशनल है। तुम मत टेंशन करो, तुम यहाँ सेफ हो, तुम यहाँ सेफ हो। 129, और मैं अभी जिंदा हूँ। नहीं नहीं, 129 इंडिया का रैंक है, आइसलैंड इज रैंक 1। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस दिस रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। पहले भी पूछा जा चुका है तो ध्यान रखना। इसके बाद लिखो ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 किस कंट्री में कितना क्या है? पीस है। रिलीज बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये सब कराया हुआ है मैंने पहले। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस।
मुझे भी। रैंक वन आइसलैंड। तुम यूट्यूब पे देखना, मैंने 2-4 लेक्चर्स डाले हुए हैं ये, तुमको मजा आएगा। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है। पढ़ा तुमने? हाँ। अच्छा। इंडिया का रैंक 116। फिलोसफी नहीं पढ़ता हूँ मैं, वो सब तो पढ़ रखा है। एक्विनास, मार्क्स, बहुत पढ़ रखे हैं। इसके बाद लिखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रिलीज बाय यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का रैंक इज 134 एंड रैंक वन इज स्विट्जरलैंड। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा ही देश है। इसके बाद लिखो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, समझाने की जरूरत है इसको। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, रैंक वन लिखो एस्टोनिया, रिलीज बाय येल यूनिवर्सिटी। और थर्ड पे लिखो इंडिया का रैंक इज 176। देखो क्या है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, रैंक वन इज एस्टोनिया, एस्टोनिया इज अ कंट्री इन यूरोप। The index is released by an university called Yale University, a very reputed university of the United States. तीसरा, इंडिया रैंक इज 176। आगे चले, चलें आगे। किसके? 10। आगे चले, ये मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, लेकिन अब देखो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025। QS अभी चल रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जैसे NIRF फॉर इंडिया था, ये पूरे वर्ल्ड के लिए है। QS वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग, QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025, ये एक साल पहले का निकालता है। अरे अगले साल एडमिशन लोगे ना। QS दुनिया में रैंक वन पे MIT, मैसाचुसेट्स, जहां से जुकरबर्ग ड्रॉप आउट है। MIT, याद नहीं करना, लिख लो। अरे MIT पता होता है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया का इन्होंने रैंक वन दिया IIT बॉम्बे को। इंडिया की रैंकिंग IIT मद्रास को दे रही है, ये इंडिया में रैंकिंग रैंक वन किसको दे रहे हैं? IIT बॉम्बे। इसके बाद देखो इंटरेस्टिंग सी चीज है, लिखो ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ग्लोबल ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस, अभी बताएंगे। ग्लोबल AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसको रिलीज करता है कौन? IMF। ये पूछ सकता है यार, बढ़िया चीज है। ये बताना चाह रहा है कि कौन सी कंट्री AI के लिए कितना प्रिपेयर्ड है। और इंडिया तो देखो प्रिपेयर्ड है ही, डिजिटल इंडिया कितनी तेज इंडिया में चला है। बहुत कंट्रीज में UPI इज नॉट दैट पॉपुलर जितना इंडिया में है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ये तो देखो मोदी जी का ये भी एक तारीफ करने वाला बात है। इंडिया का रैंक इसमें है 72, और इसमें भी रैंक वन पे कौन है? सिंगापुर। चलें आगे। इसके बाद लिखो मर्सर्स, मर्सर्स मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स। ये बताता है कि दुनिया में कौन से शहर सबसे महंगा है। तो तुम बस एक फैक्ट याद रखो, हांगकांग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। बस तुम इतना याद रखो, ये मत याद रखो हांगकांग इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड। और इंडिया में सबसे महंगा शहर कौन सा है? गेस करो। मुंबई। वर्ल्ड में। इसके बाद लिखो, ये भी कराया हुआ है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। लिवेबिलिटी मतलब रहने लायक। रहने लायक सबसे ज्यादा है दुनिया में वियना नाम का शहर। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है। इसके बाद लिखो मोस्ट लिवेबल सिटी इंडेक्स। एक बार रिवाइज कर लो, अभी सब आसान है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स,
ई ईज ऑफ नहीं, वो छोड़ो, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको निकालता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इंडिया का है ये, और इसमें रैंक 1 पे हमने रखा है बैंगलोर को। ईज ऑफ लिविंग, हमारी लाइफ कितनी ईजी हो जाती है, तो माना जाता है ये कह रहा है कि इंडिया में आपकी लाइफ सबसे ईजी कहाँ पे है, बैंगलोर में है। इसको पैसे से नहीं रिलेट करना है, मोस्ट लिवेबल है, सारी चीज़ें आपकी डोर स्टेप पे है। रैंक 1 पे बैंगलोर है, रैंक 2 पे पुणे है, फिर रैंक 3 पे अहमदाबाद है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। हम्म। सरदार जी, देख लेना एक बार। इसके बाद देखो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, साइबर क्राइम दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम समझते हो ना, अभी तुम लोगों को एक दिन डिजिटल अरेस्ट बताया था, अभी डिजिटल अरेस्ट में मेरे पापा के एक फ्रेंड फंस गया, उनके 92 लाख पड़े थे खाते में। मैं तुम लोग को न्यूज़ दिखाऊंगा गुड़गांव की, 92 लाख रुपीस पड़े थे साफ। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। यार उसमें ओसवाल का ओनर फंस गया, ओसवाल कोई छोटा ब्रांड है, ओसवाल सबने सुना होता है कहीं ना कहीं। उसके उसके ओनर से 4 करोड़ की ठगी कर ली। उसके बाद तो ही मोदी जी ने पीएम मन की बात में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात किया, जब ओसवाल का ओनर फंस गया। अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। ये जो मेरे पापा के फ्रेंड फंसे, ये जीएम रैंक के ऑफिसर हैं, डीजीएम फाइनेंस फाइनेंस। 92 लाख रुपए साफ हो गया डिजिटल अरेस्ट में। अब कहाँ मिलेगा, अब करते रहो यार, कुछ नहीं मिलता, अभी ये इतना एडवांस नहीं है साइबर क्राइम। ग्लोबल साइबर क्राइम इंडेक्स, देखो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, दुनिया में ऐसा मानते हैं सबसे ज्यादा साइबर क्राइम होता है रशिया में, और इंडिया इस पे 10th रैंक में है। एक लाइन लिख लो, एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एटलांटा। एटलांटा कहाँ पे है, यूएस में। एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। बिजिएस्ट समझते हो, एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एटलांटा एक स्टेट है। एटलांटा का जो एयरपोर्ट है, एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। एटलांटा कहाँ पे है, यूएस में। इंडिया में सबसे बिजिएस्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, दिल्ली। इंदिरा गांधी लिख लो, इंडिया में इंदिरा गांधी। इसके बाद एक हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है, नाम नहीं याद रखना, बस एक लाइन लिख लो, यूएस हैज 703 यूनिकॉर्न्स। यूनिकॉर्न समझते हो, क्या होती है यूनिकॉर्न। हाँ, 703 यूएस में है, 340 चाइना में है, और इंडिया में है लगभग 63 67। यूनिकॉर्न क्या होती है, जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा की हो। $1 बिलियन मतलब अगर मान के चलते हैं $1 इज इक्वल 80, तो ये हो गए 8,000 करोड़। पॉसिबल नहीं है, इतना बहुत होता है 8,000 करोड़। कहाँ रखा है शाहरुख खान, तो देखो शाहरुख खान वो जो करना चाह रहा है उससे उसका काम हो रहा है, तभी तो तुम ये बोल रहे हो। 8,000 करोड़ बहुत होता है भाई, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000। हाँ, और ये यूनिकॉर्न्स है, नया स्टार्टअप है ये भी है, इसमें वो सब है, अन अकेडमी है, अब बाईजूस तो नहीं रहा, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो है, इन 67 में होगा। ठीक है, चले आगे। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स कहाँ पे, यूनिकॉर्न स्टार्टअप दुनिया में, यूएस में। तो यूएस किस रैंक पे है, फिर चाइना है, फिर इंडिया की रैंक क्या होगी, थर्ड। थर्ड, बस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर और कंट्रीज में इतना स्टार्टअप कल्चर का है, इंडिया में आ रहा है। चले आगे। इसके बाद लिखो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बिल्कुल होता है, करप्शन हर जगह होता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया का रैंक है 93।
और रैंक 1 पे है डेनमार्क। मतलब डेनमार्क में सबसे लीस्ट करप्ट कंट्री इज डेनमार्क, एंड इंडिया इज रैंक 93 आउट ऑफ 180। मतलब इंडिया से ज़्यादा करप्शन भी है कंट्रीज में, बिल्कुल है। हम्म। अफ्रीका में बहुत करप्शन है। क्या? अफ्रीका में डेवलप नहीं है ना उतना। देखो यार, इनक्वालिटी जिस देश में जितनी ज़्यादा होती है ना, वो उस देश में करप्शन और ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा। इंडिया में कितनी इनक्वालिटी है? इंडिया में इनक्वालिटी नहीं है। अंबानी को देखो, अडानी को देखो, कितने कितने बिलियनर्स है, फिर इंडिया में कितनी गरीबी भी है। पाकिस्तान में बहुत इनक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो जो भी रिच होता है यूएस यूके भाग जाता है। हाँ। जितना ज़्यादा जिस कंट्री में फ्यूडलिज्म होगा, फ्यूडलिज्म को हिंदी में बोलो जमींदारी, जिस जगह पे जितनी जमींदारी कुछ ही लोगों के हाथ में होंगी ज़मीनें, उस देश में इनक्वालिटी उतनी ज़्यादा होगी। तभी तो तुम देखो, इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, इंडिया में आर्मी इतनी इतनी मजबूत नहीं बन पाई, पाकिस्तान में बन गई। क्योंकि पाकिस्तान जैसे इंडिया में जब आज़ादी मिली, तो लोग नेहरू को गलत गलत बोलते हैं, बट ये सब चीज़ें नहीं समझते। 1951 में नेहरू जी ने जमींदार एबॉलिशन एक्ट लगाया। लैंड टेनेंसी भी कहते हैं, मतलब उनका ये कहना था जो खेत जोत रहा है ज़मीन उसकी होनी चाहिए। तो एक लिमिट लगा दी, जमींदारों से ज़मीनें ले ली गई। वो बात अलग है, उन्होंने अपने बेटे माली नौकर के नाम कर दी, लेकिन फिर भी ज़मीनें ले ली गई। दो स्टेट्स में बहुत बढ़िया ये काम हुआ, केरला और वेस्ट बंगाल। इसलिए तुम देखो केरला और वेस्ट बंगाल में जल्दी बीजेपी या कांग्रेस की गवर्नमेंट्स नहीं आ पाती, क्योंकि कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं। यहाँ पे लैंड रिफॉर्म ढंग से हो गए थे, ज़मीनें मिल गई थी छोटे छोटे फार्मर्स को भी। इसीलिए इंडिया में पहली बार जब कांग्रेस की सरकार चेंज हुई किसी स्टेट में, तो 1967 में केरला था। 67 से पहले सिर्फ कांग्रेस जीती थी, चाहे सेंटर का चुनाव हो चाहे स्टेट का। पहली बार कहीं हार हुई थी वो केरला था, क्योंकि यहाँ ज़मीनें मिली थी लोगों को, उससे रिच हुए थे लोग। जब पैसा आता है तभी सब चीज़ें आती हैं। अब पाकिस्तान में क्या हुआ ना, ये जमींदारी अबॉलिशन नहीं आई, तो जो जमींदार थे वो जमींदार बने रहे, तो उनके पास ज़मीनें बहुत हैं, तो वो आर्मी को सपोर्ट करते हैं। आज भी वहाँ की जो आर्मी है उसका सही डायरेक्ट सही फाइनेंस ये ज़मींदारों से ही आ रहा है, ताकि ज़मीन इंटैक्ट बनी रहे। इंडिया में ये नहीं हुआ, इंडिया में ज़मींदार कल्चर कहाँ है अब? कोई सुनता है कि ज़मींदार साहब है? अरे होंगे, लेकिन अब उस तरीके से कल्चर कहाँ है इंडिया में ज़मींदारी का? है? तुम बताओ, गांव गांव में है अब ज़मींदार कल्चर? नहीं है, बट गया भाई। हाँ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंट है। अभी हजरतगंज है, ये पूरा राजा ऑफ महमूदाबाद का है। चले गए पाकिस्तान। अगर मान लो यहाँ जमींदारी नहीं आई होती, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो इतने प्लेयर्स पनप पाते? एक राजा ऑफ महमूदाबादी होते सारी ज़मीन के, तुम सब रेंट पे कर रहे होते। पाकिस्तान में वो कल्चर आज भी है। पाकिस्तान में बहुत प्रोमिनेंट है ये। तो जो जमींदार हैं, जो रिच क्लास हैं, जो आर्मी में है, ब्यूरोक्रेटिक है, वो कहाँ जाते हैं? सब यूके भाग जाते हैं, कनाडा भाग जाते हैं। समझ में आया? इंडेक्स और रैंकिंग हो गया है। इसके बाद करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइजेज। ठीक है, तो लेते हैं 15 मिनट का ब्रेक।